अच्छा, तब कैसे बचे तुम? एक बार तो 3 साल का था, गली में खेल रहा था तो कुछ लोग आए और मुझे पकड़कर ले जाने लगे। मेरी माँ आंचल फैला फैला कर रोई थी, भीख की तरह मांगी थी, कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन उनमें से जो सबसे बूढ़ी थी, माँ को देखकर रोने लगी थी, उसको दया आई और वही सबकी सरदार थी, इसीलिए छोड़ते हुए बोली थी माँ से कि एक दिन तू खुद लेकर आएगी इसे हमारे पास। ये समाज इसे जीने नहीं देगा, इसकी जगह बिरादरी में ही है। तब से माँ बहुत छिपा कर रखती थी मुझे। सब लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं। माँ से बोले कि वो घर में नहीं निकलेगा तो घुट घुट कर घर में ही मर जाएगा, और बच गया तो बड़ा होकर फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तब कहीं जाकर बाहर जाने दिया मुझे माँ ने, कहकर लंबी सांस ली मरती ने। और दूसरी बार? राधिका ने पूछा। दूसरी बार मैं 9 साल का था, स्कूल से दोस्तों के साथ आ रहा था। सब दोस्त एक जगह पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे, सब मौज मस्ती में थे। कुछ फिल्म का गाना गा रहे थे, कोई डायलॉग सुना रहा था, कोई कहानी तो कोई चुटकला। ऐसे ही जब मेरी बारी आई तो मुझे नाचने को कहा सबने। मैं भी नाचने का शौकीन था, खूब झूम झूम कर नाचने लगा। तभी इनका एक दल उधर से गुजर रहा था, उसमें से किसी ने पहचान लिया और बोला, तू तो वही है ना जिसे बूढ़ी दादी छोड़ आई थी। मैं डर गया, बोला नहीं नहीं, मैं वो नहीं। सभी दोस्तों ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन वो लोग समझ गए। मुझे बोले, अब बहुत पढ़ लिख लिया, अब हमारे साथ चल। तुझे नाचने का शौक है तो हमारे दल में शामिल हो और नाच, जो 2 पैसे भी मिलेंगे। यहाँ नाच कर क्या मिलेगा? मैं हाथ छुड़ाकर बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इतने में सारे दोस्त भी मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगे। वो 4 लोग थे और मेरे साथ 10 दोस्त थे। बहुत शोरगुल होने लगा, भीड़ इकट्ठी हो गई और सबके साथ उन लोगों का बहस होने लगी। मैं एक किनारे खड़ा था, मौका देखते ही भाग निकला। इतना डर गया था कि एक सांस में भागते हुए घर पहुंच गया। 1 हफ्ते स्कूल नहीं गया। फिर किसी तरह सब लोगों ने समझा बुझा कर भेजा और कहा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस तरह मैं बच गया। गहरी सांस लेकर इमरती रुका। फिर नहीं आए वो लोग, घर तो जान गए थे। जब भी आते मैं घर में नहीं रहता था, और रहा भी तो गली मोहल्ले के लोग मेरा साथ देते। कोई उनके सामने मुझे खबर ही नहीं देता उनको मेरी, और जो वो आते तो सब मुझे पहले ही बता देते। इस तरह मैं बचा रहता, पर आज भी डरता हूँ। अब क्यों डरते हो? तुम तो कमाते ही हो। शायद वो लोग नहीं चाहते कि उनकी बिरादरी का कोई भी अलग या बाहर रहे। बचपन की बात का असर और डर है। पर ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? सब लोग मेरे जैसे बच्चे न दें तो इनकी कमाई का जरिया बंद हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? नौकरी भी तो नहीं मिलती हम जैसे लोगों को। इमरती भैया, तुम अपना कमा लेते हो, वैसे ये लोग भी तो कमा सकते हैं। पर पढ़ाई नौकरी सब तो नहीं कर सकते, सबके पास इतना पैसा और साधन भी नहीं है। फिर सब जगह हम जैसे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो विरोध क्यों नहीं करते ये लोग? सब कहते हैं कि पुलिस भी इनसे नहीं उलझती। फिर क्या? पुलिस उलझती नहीं, पर विरोध करेंगे तो डंडे जरूर बरसाएंगे। तो क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, बदलेगा कभी ना कभी। जो कुछ तुझ जैसे लोग हम जैसों को समझ पाएंगे तो। मैं बदलूंगी मरती भैया, मैं बदलूंगी, बस मुझे बड़ा होने दो। राधिका एकदम से बोह चढ़ाकर गर्व से बोली, अच्छा जरूर बदलना, पर पहले बड़ी तो हो जा। कहते हुए चाची के रोते हुए चेहरे पर हंसी झलक आई। इमरती और राधिका भी हंस पड़े। राधिका इसी तरह हर समय इमरती के प्रश्न करती रही और उसके जवाब से सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट हो जाती। एक दिन समाचार पढ़ते समय बड़े पापा ने
पापा से कहा, ये बड़ी अच्छी खबर है रुद्रनाथ। कौन सी खबर? यही कि अब किन्नरों को हमारे संविधान में अधिकार मिलेगा, पढ़ने लिखने नौकरी का। अच्छा, ये अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ा तंग करते थे। बच्चे की खबर लगते ही आ जाते थे और अनाप शनाप मांगते थे। हाँ ये तो है, पर इनसे कम तो नहीं होगा सब। इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं कुछ, बड़े पापा गंभीरता से बोले। परंतु सुधार तो होगा कुछ, देर से ही सही। पापा ने संतुष्टि व्यक्त की। अगर लाइसेंस मिलेगा तो गाड़ी चला सकेंगे, दुकान खोल सकेंगे, सबकी तरह आत्मनिर्भर रहेंगे। ये सरकार ने अच्छा काम किया रुद्र। सबको कमाने खाने का अधिकार होना चाहिए। इस परिवर्तन से समाज में कुछ तो सुधार होगा। इमरती को भी सब अधिकार मिलेगा। बेचारा छिपता रहता है बचपन से। यही कानून पहले बना होता तो इमरती एक काबिल इंसान बनकर आज जीता अपनी जिंदगी बिना किसी भय के। राधिका देर तक पापा और बड़े पापा की बात सुनती रही। इमरती का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए उसके। उसका मन इमरती के लिए खुश हो गया। मन में फिर वही बेचैनी कि कब जाकर सब इमरती को बताए। दोपहर में ही समय मिलता, फ्रॉक लेने के बहाने वो इमरती के घर गई। तू आ गई, कब से सिलकर रखे हैं तेरे फ्रॉक? आज मैं तेरे घर देने वाली थी। अभी तो एक हफ्ते पहले तक नहीं सिले थे। मैं रास्ते में इमरती भैया से पूछी थी, उसे कहाँ याद रहता है, सब सब सिलकर रख देता है, मैं समेट कर रखती हूँ। अच्छा दे दो। इमरती भैया नहीं दिख रहे घर पे। अपनी उत्सुकता को देर तक दबा न सकी। राधिका, नहीं, बाजार गया है सब्जी लेने। अच्छा चाची, जानती हो अब इमरती भैया को डरना नहीं पड़ेगा किसी से। क्यों, ऐसा क्या हो गया अब? चाची ने कपड़े तह करते हुए पूछा। सरकार ने कानून बनाया है, इमरती भैया अब गाड़ी भी चला सकेंगे और नौकरी भी मिल सकती है उनको। अच्छा, सच? चाची खुश होकर बोली। हाँ सच में चाची, बड़े पापा अखबार में पढ़कर पापा को सुना रहे थे कि अब लाइसेंस मिलेगा, पढ़ने लिखने का अधिकार मिलेगा, जमीन जायदाद में हिस्सा मिलेगा और भी बहुत कुछ। पर अब क्या फायदा बेटी, इमरती 5वीं तक ही पढ़ पाया। तब कानून बना होता तो आज मेरा इमरती भी एक अच्छी नौकरी पा जाता। जमीन जायदाद कहाँ हम गरीबों के पास। चाची थोड़ी उदास हो गई। तुम्हारी बात तो सही है चाची, पर इमरती भैया जैसे और भी तो लोग होंगे ना। हाँ होंगे तो सही, पर मेरे इमरती का दुर्भाग्य रहा। नहीं चाची, इमरती भैया छोटी मोटी नौकरी तो अब भी कर सकते हैं, कहीं अब भी मिल जाएगी उन्हें। नहीं तो अपनी दुकान ही खोल सकते हैं। हाँ लेकिन अब क्या नौकरी करेगा? 5वीं पास को कौन नौकरी देगा भला? दुकान के लिए पूंजी भी नहीं है हमारे पास। ओहो चाची, तो ड्राइवरी सिखा दो, भाड़े का गाड़ी महकू काका के बेटे की तरह चलाएंगे, नहीं तो ड्राइवर की नौकरी ही ले लेंगे। देखो इमरती क्या करता है, मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ और करेगा। निराश होकर चाची बोली। चाची, तुम भी ना इमरती भैया को आगे बढ़ने की जगह पीछे की बात कर रही हो। तू बड़ी होशियार हो गई है, तू ही कहना उससे। कहूंगी ही, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूं। राधिका ने तुनक कर कहा। इतने में इमरती आ गया। सामने राधिका को देखते ही बोला, जरूर अखबार वाली खबर लाई होगी तू। अरे तुम्हें कैसे पता? कैसे न पता होता, जो भी रास्ते में मिलता था कहता था, इमरती तेरे तो दिन फिरने वाले हैं और सरकार कानून आदि की बातें बताता। ओहो, सबसे पहले ये बात मैं सुनाना चाहती थी। राधिका का मुंह लटक गया। तो क्या हुआ, खुशी की बात तो है। देख तेरे लिए रसगुल्ले लाया हूं। कहते हुए इमरती ने डिब्बे को खोलकर राधिका की तरफ बढ़ा दिया। राधिका ने एक रसगुल्ला एक बार में पूरा खा लिया और बोली, तो क्या करोगे अब? कुछ सोचो जल्दी। एक दुकान खोलूंगा। वो बुटीक देखा बड़े बाजार में, ठीक वैसा ही अपना बुटीक। उसमें 10 सिलाई मशीन और 2 कढ़ाई वाली रखूंगा।
5-6 लोगों को मुफ्त में सिलाई कढ़ाई सिखाकर उनके साथ मिलकर काम करूंगा। और हाँ, तेरे कपड़े भी मैं ही बनाऊंगा, समझी? हंसते हुए बोला। इतने बड़े सपने देख लिए तूने? चाची बोली। सपने होंगे तो ही पूरा करेंगे ना माँ हम, क्यों राधिका? हाँ इमरती भैया, मुझे भी बड़े होकर तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा इसी बहाने, हंसकर राधिका बोली। अरे बेटी, तू इतने बड़े घर की लड़की है, तुझे काम की क्या जरूरत? इमरती जैसे लोग तो तेरे यहाँ नौकरी करते हैं, चाची ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, तुम जो चाहती हो ही नहीं मैं कुछ काम करूं। तू बस ऐसी ही रहना राधिका, हमेशा। बड़ी होकर तेरे जैसे लोग ही समाज से बुराई दूर करते हैं। पैसे तो लोग बहुत कमा लेते हैं, पर तुझ जैसे लोग इंसानियत कमाते हैं, वो भी बहुत छोटी सी उम्र में, चाची प्यार से बोली। राधिका, तू बड़ी होकर बदल मत जाना। तूने चाहे कुछ न किया हो छोटी उम्र के कारण, पर मेरे मन को मजबूत बनाया है। तेरे जैसे लोग ही बहुत जरूरत पड़ती है, इमरती जैसे लोगों को। इमरती उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए बोला। सब एक साथ मुस्कुरा दिए। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।